मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हम कर रहे हैं और इसमें शरद जोशी द्वारा लिखित फुटपाथ के कलाकार इस यूनिट को हम देख रहे हैं। यह जो यूनिट है यह जेब कतरी की कला पर आधारित है। लेखक ने यहाँ विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमको यह दिखाया है कि जेब काटना आसान नहीं होता। लेखक ने तरह तरह के उदाहरण दिए हैं कि जब लेखक की जब जेब कट जाती है तो उसके मन में जेब कतरे के संदर्भ में कौन से विचार आते हैं। यही सारे विचारों का बिंब जो है वह इस पाठ्यांश में संग्रहित है। होता यूं है कि लेखक एक दिन घर से बाहर निकलता है और उसकी जेब काटी जाती है, लेकिन उसको पता घर जाने के बाद ही चलता है। तो फिर उसके बाद उसके मन में जो जो विचार आए, जो जो ख्याल आए, उन सभी विचारों को रचनाकार ने जो है वो यहाँ प्रस्तुत किया है। जेब कतरा बनना इतना आसान नहीं होता, यह लेखक का कथन है। कहा जाता है कि पेरिस में एक स्कूल था कि जहाँ जेब काटने की शिक्षा दी जाती थी, विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता था। और सबसे अंत में जो परीक्षा होती थी वो यह होती थी कि एक कोट टंगा रहता था, उसके मतलब हर धागे पर घुंघरू लटके रहते थे और बगैर घुंघरू के आवाज किए जो जेब कतरा उस कोट की जेब से पॉकेट निकाल सकता था, वह दूसरे दिन पेरिस की सड़कों पर जेब काटने के लिए मतलब उसको वो डिग्री मिल जाती थी और वो जेब काट सकता है। तो इस तरह से जेब काटना या इस प्रकार से कोई चोरी करना ये बड़ी मुश्किल बात है। अक्सर यह देखा गया है कि जब हमारी जेब कटती है तो हमें पता उसका बाद में मिलता है और यह पता चलने के बाद हमको अफसोस भी होता है। लेखक की भी जेब काटी गई और लेखक त्रस्त होता है विचार करके कि किसने मेरी जेब काटी होगी, कैसी काटी होगी, किस हिसाब से काटी होगी। और सबसे अफसोस की बात यह थी कि मुझे पता क्यों नहीं चला। रास्ते में कोई केले का छिलका पड़ा रहता है और उस पर जब हम पांव रखते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं, तो हमको दुख गिरने का नहीं होता, हमको दुख यह होता है कि दुनिया हमें देख रही है। जेब काटने का भी वही अफसोस होता है। पैसे कितने थे या कितने चले गए यह अफसोस हमें बिल्कुल नहीं होता। हमें दुख यह होता है कि हम मूर्ख कैसे बन गए। तो जब पाँव फिसलता है तो दुनिया हंसती है, यह डर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से जेब कटने के बाद पैसे कितने चले गए ये दुख नहीं है, लेकिन जेब कतरे ने हमको मूर्ख कैसे बनाया यह अफसोस हमको अधिक होता है और लेखक को भी यही अफसोस है। लेकिन लेखक उसको कलाकार मानता है। कोई भी कला जिसमें प्रावीण्य पाने के लिए जो है वो आदमी जी तोड़ मेहनत करता है। इतना आसान नहीं होता किसी भी कला पर प्रभुत्व पाना। भारतीय दर्शन शास्त्र ने 64 कलाएं मानी है। विज्ञापन जिसे हम 65वीं कला मानते हैं और जेब काटना यह एक और ही कला है। तो यहां लेखक बार बार वही सोचता रहता है कि उसकी जेब कैसी काटी गई और उसको पता क्यों नहीं चला। लेखक ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि उसकी जेब कतरों के प्रति अवधारणा कौन सी है। लेखक के 30 या 32 रुपए चले गए हैं ऐसे लेखक लिखता है, लेकिन उसको दुख इस बात का है कि वो पैसा कोई और खर्च करेगा, क्योंकि लेखक की दृष्टि में अपने हाथों से पैसा खर्च करना
ये अलग या सुख की और शान की बात होती है, लेकिन यह ऐतिहासिक घटना, वो व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि एक ऐतिहासिक घटना थी उसकी जेब कटना, और इस ऐतिहासिक घटना का कोई गवाह ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है, फिर भी उसके मन में वो अफसोस है। और लेखक बहुत कुछ सोचता रहता है, और बहुत सोचने के बाद लेखक को याद आता है कि उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, और वो भी टिकट उस चोर के पास चला गया। तो लेखक अंत में उस चोर से या जेब कतरे से यह विनती करता है कि अगर लॉटरी खुल गई या उस चोर महाशय को पैसे मिले तो उसका आधा हिस्सा वो लेखक के नाम भेजने के लिए न भूले। तो इस प्रकार से इस व्यंग्यात्मक ढंग से लिखे हुए इस पाठ्यांश के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जेब कतरे की जो कला है वह अद्वितीय होती है, उसको दाद देनी चाहिए। और जेब काटने वाला एक कलाकार होता है। जब लेखक की जेब से ही 30-32 रुपए वो चोर काटता है तो लेखक उसकी उंगलियों की सराहना करता है कि उसकी उंगलियां कितनी मुलायम नर्म होगी, क्योंकि वो जेब से पैसे निकाल रहा था, लेकिन लेखक को इस बात का पता नहीं चलता। तो पीड़ा के इन क्षणों को मद्देनजर रखते हुए फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग्य रचना को शरद जोशी ने यहाँ स्पष्ट किया है। फुटपाथ के कलाकार एक व्यंग्यात्मक रचना है, और इस रचना के द्वारा लेखक ने जो है अपनी आप बीती को ही स्पष्ट किया है। धन्यवाद।